हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। तो दोस्तों, हमारी आज नाउन्स की क्लास है और पिछली क्लास भी हमारी नाउन्स की थी जिसमें हमने से 5 रूल्स पढ़े थे और नाउन का क्लासिफिकेशन पढ़ा था काउंटिंग बेस्ड। तो 5 रूल्स हमने उधर कवर कर लिए थे। बचे हुए 5 रूल्स हम आज की क्लास में कवर कर लेंगे और इसी के साथ हमारा नाउन्स का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप नाउन्स से रिलेटेड बहुत सारी प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे और इस क्लास के बाद भी करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप जैसे ही हमारी क्लास समझते हैं और इसके रूल्स को याद करते हैं, फिर आप प्रैक्टिस करते हैं खुद से, तो मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूँ कि इससे बाहर आपके एग्जाम में कहीं कुछ नहीं आने वाला है। आपको एटलीस्ट ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं मेरा नाउन्स का कौन सा टॉपिक आ जाए या पता नहीं नाउन से ऐसा क्या क्वेश्चन को पूछ लें कि मुझसे सॉल्व ना हो। तो एटलीस्ट आप इससे चिंता मुक्त हो जाएंगे। और पर ये होगा तभी जब आप जो नाउन्स की प्रैक्टिस करेंगे। मैं तो आपको पढ़ा दूंगा जो जो भी ज़रूरत होगी, बट अगर आपने सिर्फ सुन लिया और कुछ भी करा नहीं प्रैक्टिस, तो आप फिर सब कुछ वेस्ट है। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए और फिर अगर आपको कोई डाउट होता है तो ज़रूर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आपको मदद करेंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के नाउन्स की क्लास। अब हमारा रूल 6 किस बारे में है? ये रूल 6 है दोस्तों, कंपाउंड नाउन्स के बारे में। ये वर्ड शायद आपने पहले ना सुना हो, तो कोई बात नहीं, मैं आपको पहले कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं यही समझाऊंगा। जब दो नाउन्स या दो से ज़्यादा नाउन्स मिलकर एक ही नाउन बना दें, तो उसे कहते हैं कंपाउंड नाउन्स। एक नाउन, फिर डैश आता है, फिर एक नाउन, और ये दोनों नाउन एक ही नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों नाउन मिलाकर कुछ तीसरा ही मतलब बन गया है, तो उसे कहते हैं कंपाउंड नाउन। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेजर जनरल। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा दोस्तों, मेजर एक अलग रैंक है। जो 100 सैनिक होते हैं हमारे, उनके हेड को कहते हैं आर्मी में मेजर। जनरल, पूरी एक डिवीजन के हेड को जनरल कहा जाता है। बट जब हम इन दोनों को साथ में जोड़ देते हैं मेजर जनरल, तो इन दोनों के बीच की एक पोस्ट होती है, उसे कहा जाता है मेजर जनरल। ब्रिगेडियर का से जो ऊपर की पोस्ट होती है उसे मेजर जनरल की पोस्ट कहा जाता है। तो ये आपने देखा, मेजर कुछ और है, जनरल कुछ और, बट जब इन दोनों को जोड़ दिया तो बिल्कुल ही तीसरा कुछ और बन गया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। एक होता है कमांडर। जैसे आपने सुना होगा कि हमारे ब्लैक कैट्स के कमांडर होते हैं, या फिर जैसे मुंबई अटैक में हमारे कमांडोज ने हेल्प करी थी, तो वैसा ही ये कमांडर हो गया, किसी मिशन का हेड, कमांडर। एक होता है चीफ। चीफ भी आप जानते हैं भाई, किसी भी डिपार्टमेंट के हेड को चीफ कहा जाता है। अब कमांडर इन चीफ जब हमने जोड़ा तो क्या बन गया कि वो कमांडर जो इस टाइम पे उस डिपार्टमेंट का हेड है। तो ये एक तीसरी ही चीज बन गई, कमांडर इन चीफ। एक और एग्जांपल देते हैं, ब्रदर इन लॉ। पहले आपके लिए कमांडर, ये कंपाउंड नाउन्स जरूरी जरूरी है समझना। इसके बेस पे ही आगे हमारे 2-3 रूल्स आ रहे हैं, क्योंकि ब्रदर इन लॉ। अब ब्रदर का मतलब भाई होता है, लॉ का मतलब कानून। अब भाई और कानून का क्या रिश्ता है आपस में? बट जब हम इन तीनों को, ब्रदर इन और लॉ, तीनों वर्ड्स को साथ में रखते हैं, तो क्या बन जाता है? ब्रदर इन लॉ, यानी कि स्पाउस का भाई। तो आपने देखा कैसे जो दो वर्ड्स अलग अलग, जिनका कोई आपस में रिलेशन भी नहीं है, मीनिंग भी अलग है, पर उनको जोड़ के कुछ तीसरा ही वर्ड बन जाता है, और वो वर्ड प्रॉपर इंग्लिश में अलाउड है, वो कोई गलत शब्द नहीं है। इंग्लिश में वो प्रॉपर वर्ड है एक। स्टेप ब्रदर, एक ये भी होता है वर्ड। ब्रदर तो हमने समझ गए भाई, स्टेप मतलब कदम। स्टेप ब्रदर क्या हो गया? हाफ ब्रदर एक तरह से। अब हम समझते हैं, ठीक है, ये हमारे वर्ड्स हो गए। अब हमें अगर बनाना हो इनका प्लूरल, तो कैसे बनेगा? प्लूरल के लिए क्या नियम है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा टफ नियम है ये। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, बट क्या नियम है? फोकस ऑन रूट वर्ड। पहले हम अब रूट वर्ड की बात करते हैं। कमांडर इन चीफ लेते हैं, इजी। इधर रूट वर्ड कौन सा है हमारा? कमांडर्स इधर रूट वर्ड है। कमांडरों में का जो कमांडर है वो कमांडर इन चीफ है। मेजर जनरल में कौन सा रूट वर्ड है? जनरल हमारा रूट वर्ड है। जनरल में भी जो मेजर की पोस्ट है उसे मेजर जनरल कहा जा रहा है। चलिए, ये थोड़े टफ वर्ड्स हो सकते हैं, इजी वर्ड लेते हैं आपके लिए। ब्रदर इन लॉ।
ये तो बहुत ईजी है दोस्तों, इसमें तो मैं मान ही नहीं सकता कि आपको रूट वर्ड नहीं समझ में आया होगा। इसमें कौन सा रूट वर्ड है? ब्रदर। ब्रदर हमारा रूट वर्ड है। इसी तरह स्टेप ब्रदर में कौन सा रूट वर्ड है हमारा? ब्रदर। अगेन हमें देखना है कि मेन वर्ड कौन सा है हमारा, उस वर्ड का अब करना क्या है उस वर्ड का। हमने चलिए पहला स्टेप कर लिया, फोकस ऑन रूट वर्ड। नाउ एड एस और ई एस टू रूट वर्ड। तो अब जो हमने रूट वर्ड ढूंढा है, जैसे जनरल ढूंढा था, कमांडर ढूंढा, ब्रदर ढूंढा, इसके आगे हमें एस लगा देना है। मेजर जनरल्स, बहुत सारे मेजर जनरल्स। कमांडर्स इन चीफ, बहुत सारे कमांडर्स हैं जो अब मिशन को संभाल रहे हैं या डिपार्टमेंट्स को संभाल रहे हैं। ब्रदर्स इन लॉज, इन लॉ, स्टेप ब्रदर्स। अच्छा, अब एक और बात देखिए, अगर हमने ब्रदर्स इन लॉ कहा तो ठीक है, पर ब्रदर इन लॉज मतलब कितने सारे कानूनों में है ये मेरा भाई, ये तो एक अलग ही मतलब हो गया ना, ये कोई मीनिंग ही नहीं बचा इस बात का। जबकि ब्रदर्स इन लॉ, बहुत सारे भाई हैं मेरे जो इन लॉ हैं मेरे। तो आपने समझा कि जो हमारा रूट वर्ड है उसी के आगे अगर आप एस लगाएंगे तो हमारा कंपाउंड नाउन का प्लूरल बन जाएगा। आप किसी और वर्ड के आगे कुछ एस लगा देते हैं तो कुछ और ही हो सकता है मीनिंग बन जाए या कुछ सेंसलेस मीनिंग बन जाए। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 6 कि हमें रूट वर्ड के आगे एस या ई एस का यूज करना है प्लूरल बनाने के लिए। अब हमारा रूल नंबर 7 भी कंपाउंड नाउन से ही जुड़ा हुआ है। इसमें पोजेसिवनेस की बात की जा रही है। पोजेसिवनेस मतलब क्या होगा? मेरे पास कुछ होना। पोजेसिवनेस, जैसे कि अगर हम बात करें तो ब्रदर इन लॉज, ब्रदर इन लॉज, ये जो एपोस्ट्रोफी एस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजेसिव, ब्रदर इन लॉ का। अगर हिंदी में हम बात करें तो का, के, की, मेरे भाई का। तो बेसिकली हमने क्या बताया कि जब भी हम कंपाउंड नाउन में पॉजिटिवनेस शो कर रहे होते हैं तो उसके लिए कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं देखना, बस पूरे जो हमारा कंपाउंड नाउन है उसके लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिए बस। और कुछ नहीं, इसमें बहुत सिंपल सा रूल है कि एपोस्ट्रोफी एस हमें हमारे कंपाउंड नाउन के एंड में लगा देना है जब भी पॉजिटिवनेस की बात की जाए, जैसे कि माय, हिज, योर। इट का पॉजिटिवनेस क्या होता है? इट का पॉजिटिव वर्ड इट ही रहता है, इसका पॉजिटिव वर्ड कुछ और चेंज नहीं होता है, इट का इट्स नहीं हो जाता है, इट ही रहता है। तो ये हमने समझा। बेसिकली ऑफ से भी हम इसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट जो भी हो, पॉजेसिवनेस हमने समझ लिया। नियम एक ही छोटा सा आसान सा है कि भैया जब भी कंपाउंड नाउन में पॉजेसिवनेस की बात की जाएगी तो हम पॉजेसिव वर्ड दिखाने के लिए लास्ट में अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे, चाहे उसका रूट वर्ड कहीं भी पड़ता हो या कोई भी वर्ड आ रहा हो। तो ये हो गया हमारा दो कंपाउंड नाउन्स के नियम। एक और अब नियम समझते हैं हम। जब नाउन आ रहा हो, एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये कंपाउंड नाउन, देखिएगा इसको ध्यान से। नाउन आया, फिर आया हमारा प्रपोजिशन। ये कौन सा रूल है? ये है हमारा रूल नंबर 8। फिर आया हमारा नाउन। क्या बोला हमने? पहले नाउन आया, फिर प्रपोजिशन आया, फिर नाउन आया। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। तो जो इस तरह के हमारे कंपाउंड नाउन्स हैं, इनका एक नियम है छोटा सा कि ये हमेशा ही सिंगुलर ही रहेंगे, ऑलवेज सिंगुलर। इनका प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है। जब नाउन प्रोनाउन नाउन जैसा कंपाउंड नाउन बने, जैसे स्टेप बाय स्टेप, तो इनका हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म ही रहता है, इनका प्लूरल फॉर्म बनता ही नहीं है। ही इज ग्रोइंग हिज सेल स्टेप बाय स्टेप, या फिर ही इज इंप्रूविंग हिज सेल्स स्टेप बाय स्टेप। क्या कहा हमने? कि वह अपनी जो सेल है सुधार रहा है धीरे धीरे। धीरे धीरे को हमने क्या कह दिया? स्टेप बाय स्टेप। अब इसका हमारा प्लूरल बनाना चाहें तो नहीं बनेगा, हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा आज का रूल नंबर 8। अब बस दो और रूल हैं, हम उनको भी समझ लेते हैं।
रूल नंबर 9 की अगर हम बात करें तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। पहले मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूँ, सम, मैनी, मच, ईच, वन, आइदर, नाइदर। ये कुछ मैंने वर्ड्स लिखे। अब क्या लिखूंगा मैं? जब इन वर्ड्स के बाद आप देखें ऑफ प्लस द प्लस नाउन। अब नाउन ऑफ कोर्स अगर अनकाउंटेबल है तो हो जाएगा सिंगुलर, काउंटेबल है तो हो जाएगा प्लूरल। पहले भी हमने पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं इधर कि अगर इसके बाद वर्ब आती है। अब दोस्तों एक बात बताइए, वर्ब जो हमारा इसकी प्लूरैलिटी किस पे डिपेंड करेगी? ये सिंगुलर रहेगा या प्लूरल, ये किस पे डिपेंड करेगा? इस नाउन पर डिपेंड करेगा, या ये हमेशा सिंगुलर रहता है, या ये हमेशा प्लूरल रहता है, या किसी और पे डिपेंड करेगा? तो इस बात को आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ये डिपेंड करेगा इन वर्ड्स पर। क्या बोला मैंने कि जब भी आप ये सारे वर्ड्स देखें, सम, मैनी, ईच, आइदर, नाइदर, वन, फ्यू, फ्यू रह गए या फ्यू भी होता है, फिर उसके बाद ऑफ दी, उसके बाद कोई नाउन आ जाए हमारा। एग्जाम्पल भी अभी हम देखेंगे। अब नाउन अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर, काउंटेबल है तो प्लूरल, ठीक है। इसके बाद फिर वर्ब लगेगा। तो वर्ब का क्या करना है? वर्ब वापस घूमकर यहाँ पर आएगा और फिर आप चेक करेंगे कि ये अगर सिंगुलर है, यहाँ पर जैसे कि वन आ रहा है सिंगुलर, तो वर्ब हो जाएगा सिंगुलर। अदरवाइज अगर ये प्लूरल को डिनोट कर रहे हैं तो वर्ब हो जाएगा प्लूरल। जैसे कि मच ऑफ द फूड इज वेस्टेड much of the food in the party was wasted। अब नोटिस कीजिए, आइए देखते हैं कि ये इस पे बैठता है कि नहीं। ये जो हमारा सेंटेंस है, मच आया पहले, ठीक है, मच हमें अलाउड है। ऑफ द आया, बिल्कुल आना चाहिए। फिर नाउन आ गया फूड, ये भी आ गया हमारा। चलिए इन द नाउन भी एक्स्ट्रा में हमारा नाउन है, इसको इन द पार्टी इसको छोड़ देते हैं। फिर आइए आप मेरे वर्ब पर, वेस्टेड पर। अब वेस्टेड क्या है? वेस्टेड सिंगुलर आना चाहिए। वेस्टेड को हम सिंगुलैरिटी या प्लूरैलिटी कैसे पता चलेगी? वास से। जो हेल्पिंग वर्ब है वो बताएगा कि हमारा वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल। अब वेस्टेड की सिंगुलैरिटी जो है, यानी कि वास की सिंगुलैरिटी, वास या वर्ब किस पे डिपेंड करेगा? मच पर। मच, आप मुझे एक बार बताइए, क्या काउंटेबल है मच ऑफ द फूड कहना? कि एक कढ़ाई में अगर हलवा लिखा है तो आप रखा है तो उसे गिन सकते हैं कि मेरे पास जो है कितना हलवा है? मेरे पास 1 मुट्ठी हलवा है, मेरे पास 10 मुट्ठी हलवा है। आप इस तरह नाप सकते हैं हलवे को? नहीं। मैंने जो है 2 हलवा ले लिया, 10 हलवा ले लिया, इसमें से नहीं। तो आप इसीलिए मच अनकाउंटेबल हो गया हमारा, इसलिए क्योंकि अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल वर्ड्स के साथ हमेशा ही आता है हमारा सिंगुलर वर्ब, इसलिए वास लगाया हमने। एक और देखते हैं एग्जांपल। सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। क्या बोला मैंने इधर? सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। कुछ बच्चों में से कुछ गायब हैं क्लास में से। तो सबसे पहले इस पैटर्न को चेक करते हैं। सम आ गया, ठीक है। ऑफ द आ गया, ठीक है। फिर हमारा नाउन आ गया, नाउन काउंटेबल है, प्लूरल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आर एब्सेंट। अब इधर जो हमारा एब्सेंट वर्ब आया है, एब्सेंट, ये आर के साथ में आया है। आर इसका हेल्पिंग वर्ब है। तो हमें बताना है कि एब्सेंट, आर एब्सेंट जो आ रहा है हमारा, ये सिंगुलर रहेगा या फिर प्लूरल। तो अब आप आ जाइए वापस सम की तरफ। सम ऑफ द स्टूडेंट्स, तो साफ साफ पता चल रहा है कि पहली बात तो हम गिन सकते हैं स्टूडेंट्स को। दूसरी बात, सम यानी कि एक से कुछ ज़्यादा ही स्टूडेंट गायब हुए हैं, तो इसीलिए आर लगाया हमने। आर एब्सेंट प्लूरल वर्ब हो गया। जबकि इधर ही अगर हो जाता वन ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या हो जाता है इधर? वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट, तो फिर इधर वर्ब आर की जगह इज आ जाता। तो आप समझ गए क्या करना है हमको?
पहले तो आप सेंटेंस में चेक कीजिए कि ये वाले वर्ड्स हैं या नहीं है, फिर उसके बाद चेक कीजिए कि ऑफ द आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी आ रहा है, चलिए। उसके बाद नाउन देखिए, तो नाउन में दो बातें देखनी है हमें, अगर सिंगुलर है, अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर, अगर काउंटेबल है तो प्लूरल। जैसे कि फूड अनकाउंटेबल था तो सिंगुलर रहा, फूड्स नहीं करा हमने, स्टूडेंट्स काउंटेबल है तो प्लूरल कर दिया हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब वर्ब देखना है। वर्ब में क्या देखना है, वर्ब में भी इसकी प्लूरलिटी चेक करनी है। आइए इधर फिर वापस इन्हीं सब वर्ड्स की तरफ। इन वर्ड्स में देखिए, अगर तो ये जो है या तो अनकाउंटेबल है या किसी एक को दर्शा रहे हैं, सिंगुलर को दर्शा रहे हैं, तब तो हम वर्ब को कर देंगे सिंगुलर, अदरवाइज वर्ब हो जाएगा हमारा प्लूरल। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 9। अब बस लास्ट रूल और समझ लेते हैं। अब रूल 10 क्या कहता है दोस्तों? रूल 10 कुछ ऐसे वर्ड्स की बात करता है जिनका प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है। पहले भी हमने पढ़े थे कुछ वर्ड्स जिनमें एस और ई एस आता है पर उनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। इधर हम क्या कह रहे हैं, उन वर्ड्स की बात कर रहे हैं जिनका पहली बात तो प्लूरल फॉर्म नहीं होता, दूसरी बात एस और ई एस भी नहीं लगता इनके आगे। ये ध्यान देने की बात है कि एस और ई एस भी नहीं लगता इन वर्ड्स के आगे। तीसरी बात, हालांकि ये प्लूरल फॉर्म इनका नहीं होता बट फिर भी इन वर्ड से पहले ए और ए एन का यूज नहीं होता। बहुत ही अजीब वर्ड्स हैं ये। कहीं तो प्लूरल, वैसे तो प्लूरल हो नहीं सकते बट फिर भी ए और ए एन लगा नहीं सकते इनके आगे। और अब मान लीजिए आपको फिर भी बोलना है भाई इनका तो प्लूरल मुझे बना के ही रहना है, तो कैसे बनाएंगे? तो इस बात पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लोफ, पीस, अ लोफ ऑफ ब्रेड, टू लोव्स ऑफ ब्रेड। लोफ का हो जाता है लोव्स, पीस का हो जाएगा पीसेस। एक होता है शांति वाला पीस, पीईएसी, एक है ये पीस टुकड़े वाला पीस, टुकड़े करना। तो पीस और पीसेस, पीसेस मतलब ज्यादा टुकड़े, पीस मतलब एक टुकड़ा। तो यही तरीका है इन नाउन्स को काउंट करने का। अदरवाइज आप इन नाउन्स को काउंट नहीं कर सकते, इनका आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं। एक एक करके हम एग्जांपल भी देखते हैं, जैसे कि टुडे आई एट टू लोव्स ऑफ ब्रेड। तो आपने देखा कि ब्रेड भी एक ऐसा वर्ड है, हम आपको अभी वर्ड्स भी बताएंगे सारे। एक बार हम इस एग्जांपल को देखें, जब हम लोफ ऑफ पीसेस की बात कर रहे हैं तो अब हमें बोलना था कि मैंने दो ब्रेड खाई। तो कैसे बोला मैंने कहा ब्रेड के दो लोव्स लिए, मैंने ब्रेड के दो टुकड़े खाए। मैंने ब्रेड को प्लूरल में नहीं बदला, मैंने ये नहीं कहा आई एट टू ब्रेड्स, नहीं, मैंने कहा आई एट टू लोव्स ऑफ ब्रेड, या फिर आई एट अ लोफ ऑफ ब्रेड, आई एट अ लोफ ऑफ ब्रेड। इस तरह से इनको प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है। अब ये कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनका इतनी सारी कंडीशंस आती हैं इंग्लिश में, क्या स्पेशल इनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? जो ये कौन कौन से वर्ड्स हैं? लगेज, बैगेज। ये रूल्स आप नोट कर लीजिए, मैं इनको हटा देता हूं ताकि हम इन वर्ड्स को लिख सकें। काफ़ी सारे वर्ड्स हैं दोस्तों। इमेजरी, इमेजरी, सीनरी, ब्रिक, हेयर, स्टोन। ये तीनों वर्ड्स पे हमें खास नज़र रखनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक एक्सेप्शन भी है इनमें, और एग्जाम तो जो है एक्सेप्शन ही ढूंढने के लिए बना है। जैसे ही कोई इंग्लिश में हमें एक्सेप्शन मिला, उस पर क्वेश्चन आना ही आना है। आप ये बात समझ लीजिए। ये सब रूल्स भी क्या है, एक तरह से एक्सेप्शन ही है जो हम पढ़ रहे हैं। अब एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन, तो एग्जाम के लिए तो बहुत ही प्यारा हो गया वो वर्ड। और कौन से हो गया? फर्नीचर। इन तीनों वर्ड्स के अलावा, इन तीनों की हम बाद में डिस्कशन करेंगे, उसके अलावा और कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? ऑयल, वॉट ऑयल, फ्यूल, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गोल्ड, आयरन, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, एडवाइस, वुड। क्या क्या बोला हमने?
इमेजरी, सीनरी, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, ब्रेड रह गया था, ब्रेड। फिर 3 वर्ड्स की बात करी हमने, ब्रिक, हेयर, स्टोन। फिर इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, एडवाइस, ऑयल, फ्यूल, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गोल्ड, आयरन, वुड। धीरे धीरे आप इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल कोई वर्ड्स नहीं है, बस थोड़े से ही वर्ड्स हैं, इतने ज़्यादा भी नहीं है। थोड़ा सा आप अगर आप जैसे हम बोलते आ रहे हैं कि प्रैक्टिस करते रहेंगे नाउन्स की, तो ये सब आपको रट जाएंगे रूल्स, इतना आपको दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी रूल्स में। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। द सीनरी of Kashmir is very beautiful. क्या बोल रहा हमने? द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल। दिस फर्नीचर इज वेरी ओल्ड। अच्छा, दो और वर्ड्स हैं ऐसे जिनमें ये नियम लागू होते हैं, ऑफ स्प्रिंग, इशू। ऑफ स्प्रिंग मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑफ स्प्रिंग मतलब होता है बच्चा, छोटा जो बच्चा होता है। और इशू मतलब क्या होता है दोस्तों? इशू मतलब भी बच्चा ही होता है। इशू के दोस्तों एक्चुअली दो मीनिंग है। आपने एक मीनिंग तो सुना होगा, मुद्दा, और दूसरा मीनिंग होता है इसका बच्चा। जैसे कि एक अगर हम बोलें कि मैनी इश्यूज वर डिस्कस्ड इन मीटिंग, तो वो हो गया एक इशू। दूसरा क्या है? ही हैज 3 इशू। 3 बच्चे हैं फिर भी हम लिख रहे हैं 3 इश्यूज, नहीं 3 इशू। अ सन एंड 2 डॉटर्स। डॉटर्स में ऐसा आया, सन हो दो एक से ज़्यादा होते तो भी ऐसा आता, पर इशू में ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि इशू ऐसा नियम है जिसमें कि ऐसा वर्ड है जिसमें हमेशा सिंगुलर ही रहता है। और आप नोटिस कीजिए कि जो भी मैं आपको सेंटेंसेस बना रहा हूँ इनमें वर्ड से पहले ए या एन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। क्या क्या उसने मुझे, सॉरी यहाँ पर पीस, हाँ यहाँ पर आप पीस ऑफ एडवाइस कर दिया। अच्छा, मैं आपको से कह रहा था कि इन सब वर्ड से पहले आ या ए एन नहीं आता, बट जब पीस ऑफ लगा दिया तो उससे पहले तो मैं ए लगा सकता हूँ ना, ऐसी तो कोई बंदिश नहीं है मेरे ऊपर। अब पीस ऑफ एडवाइस तो मैं बोल सकता हूँ ना। या फिर अच्छा, एक और बात हम चलते हैं समझते हुए। एडवाइस होता है, एक होता है एडवाइज। इन दोनों में क्या डिफरेंस है समझते हैं। एडवाइस जैसा कोई वर्ड नहीं होता, ये जो एडवाइस है ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। क्यों नहीं होता दोस्तों? क्योंकि जो एडवाइस है ना, ये तो हो गया हमारा नाउन, पर जब हम इसको वर्ब में कन्वर्ट करते हैं तो सी का एस होता है। एडवाइज्ड हो सकता है, एडवाइजिंग हो सकता है। ये इस तरह से वर्ड में को जो है वर्ब की तरह आप देख सकते हैं इसको, एज अ नाउन आप नहीं देख सकते एस वाले एडवाइस को। एस की जगह सी आ जाता है जैसे ही आप नाउन का यूज करें। ही वॉज एडवाइजिंग मी। इधर आप देखिए एस लग गया, उधर सी लग रहा था क्योंकि नाउन था, इधर एस लगा क्योंकि ये हमारा वर्ब हो गया है। अब हम इसको हटा देते हैं ताकि हम इन तीनों वर्ड्स की बात कर सकें। अब इन तीनों में क्या एक्सेप्शन है दोस्तों? ब्रिक, हेयर, स्टोन में इनमें एक्सेप्शन ये है कि अगर तो इन वर्ड से पहले हमें कोई प्लूरल नंबर मिल जाए, लिखा हुआ 10,000 मिल जाए, 100 मिल जाए, कुछ भी लिख जाए, तो ये प्लूरल बन जाते हैं। अदरवाइज अगर हमें सिंगुलर वर्ड मिले, सिंगुलर नंबर मिले इनसे पहले, या कुछ भी ना मिले, तो ये सिंगुलर ही रहेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। ही ऑर्डर्ड 10,000 bricks for his house। अच्छा, अब दो तीन बातें इधर हमें देखने की है दोस्तों। सबसे पहले तो आप देखिए कि भाई ठीक है, चलो
यहाँ प्लूरल नंबर था तो हमने 10,000 एक नंबर गिवन था तो ब्रिक्स कर दिया। दूसरी बात आप एक याद कीजिए, हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि 10,000 को दर्शा की हेल्प कर रहा है, 1000 का एडजेक्टिव है, 10,000 ब्रिक्स का एडजेक्टिव है, इसीलिए ना 10 में एस लगाया ना 1000 में एस लगाया, हमने एस लगाया तो सिर्फ ब्रिक्स में। और ये नियम सिर्फ इन्हीं 3 वर्ड्स के साथ लागू होगा, बाकी सारे जो हमने पढ़े थे रूल नंबर 10 के अंदर वर्ड, उनमें ये नियम लागू नहीं होता है। अच्छा, एक और एग्जांपल अब हम लेते हैं। ये तो ठीक है, हमने एक्सेप्शन पढ़ लिया। एक सेंटेंस लेते हैं हम, ही वेंट टू द वुड्स टू गेट सम वुड। ये क्या बात हुई, लकड़ी में गया लकड़ी लाने के लिए। दोस्तों, जब वुड होता है तो ठीक है लकड़ी, पर जैसे ही हम वुड के आगे एस लगा देते हैं तो इस वुड्स का मतलब लकड़ी नहीं रहता, ये वुड्स का मतलब हो जाता है जंगल, फॉरेस्ट। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि वुड के आगे आप कहीं सोचें एस लगा दिया, ये कैसे लगा दिया, तो गलत है। नहीं, गलत नहीं है, आप उस सेंटेंस की सेंस को समझिए। हो सकता है उसमें वुड्स जो है जंगल को दर्शा रहा हो, लकड़ी को दर्शाने की बजाय। तो वुड अगर जो है जंगल को दर्शाता है तो वुड्स अलाउड है। अदरवाइज अगर लकड़ी की बात की गई है तो जैसे जब सम वुड था तो वुड के आगे हमने कोई एस या ई एस का यूज नहीं किया। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा रूल नंबर 10 भी खत्म हो गया और हमारे नाउन्स के सभी रूल्स भी खत्म हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको भी नाउन्स के सभी रूल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बस अब आपको करना क्या है, नाउन्स के प्रैक्टिस करनी है अपने घर पे ढेर सारी, ताकि आगे आपको कोई नाउन से रिलेटेड दिक्कत ना हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने समझ में नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आपकी कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम जरूर आपके सजेशन को सुनेंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी वीडियोज़ के टाइमली अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।